देखिए बस स्टार्ट कर दिया था। कैसे आ जाएगा। हाँ, अभी आ जाएगा। कुछ नहीं, क्या बनाएंगे? सब पार्टी पार्टी ठीक है। उस समय पीछे का बैग का तो आया था बैग में कहाँ तक ऑब्जेक्ट करता है। बस ये कराया था इसी फर्स्ट चैप्टर में क्या करेंगे पूरा हो गया था ना। फर्स्ट चैप्टर से जो ऑब्जेक्टिव बने हैं वो मेरा बता दे रहे हैं। फिर सेकेंड चैप्टर ऐसी इसमें फर्स्ट चैप्टर वाले ऑब्जेक्टिव देंगे। फिर सेकेंड नंबर पर आगे चलेंगे। देखिए लेसन फर्स्ट के ऑब्जेक्टिव है। देखिए ये भी पहला भी टॉपिक में होंगे, दूसरा भी नहीं, तीसरा देख। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, ये वो ऑब्जेक्टिव है जो आपको मिलेंगे, है ना, बिल्कुल गारंटेड है। सीट का चौथा क्वेश्चन देखिए, लेसन फर्स्ट का सीट का चौथा। लेसन फर्स्ट है जीरोथ लॉ एंड फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जीरोथ लॉ एंड फर्स्ट लॉ, ऊष्मागतिकी का शून्य का नियम और प्रथम नियम। देखिए द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज, तो एक ऑप्शन दिया है ए डी क्यू बराबर डी यू माइनस डी डब्ल्यू, बी ऑप्शन है डी क्यू बराबर डी डब्ल्यू माइनस डी यू, सी ऑप्शन है डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू। तो इसका फोर्थ का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी। ये सी ऑप्शन है, डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी। ठीक है, फिर उसके बाद 11 नंबर ऑब्जेक्टिव देखिए, 11 नंबर ऑब्जेक्टिव देखिए। पढ़ो 11 नंबर वाला आगे। पढ़ लो क्वेश्चन। इलेवन नंबर वाला ऑब्जेक्टिव है, इफ टू सिस्टम्स आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम। अगर दो सिस्टम सेपरेट वे में थर्मल इक्विलिब्रियम में विद ए थर्ड सिस्टम, तीसरे सिस्टम के साथ, देन दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर आल्सो। दिस इज बी ऑप्शन है जीरो। अगर दो सिस्टम सेपरेट वे में थर्मल इक्विलिब्रियम में है
तीसरे के साथ, दो आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। यही जीरोथ लॉ का समझ गए। अब देखिए, अभी इंजन बढ़ा के थोड़ा और बताएंगे। हाँ कसुदान, हाँ 12 बजे चलेंगे। 8:30 वाले में तो केक उनका लिखा, 12:30 में चलना मेरे साथ, ठीक है। 12 बजे वाला है तो बस 11 बजे निकला है बस। 3 मीटिंग है ना, एक 8:30 से है 10, फिर 12 से है 1:30, फिर 3 से है 4:30। ये हाँ तो 12 बजे चला। 11 बजे चलेंगे। अब देखिए बच्चों, तो 11 नंबर का बी ऑप्शन है जीरोथ लॉ। अब देखिए आप 14 नंबर बहुत आता है, एडियाबेटिक चेंज। फॉर एडियाबेटिक चेंज इन गैस कौन सा रिलेशन है? टीवी की पावर गामा माइनस 1, गामा माइनस 1 क्या है? कांस्टेंट। ये है टीवी की पावर गामा कांस्टेंट नहीं है, टीवी की पावर माइनस 1 कांस्टेंट नहीं है, टीवी की पावर माइनस 1 नहीं है, तो ये ए ऑप्शन है, ठीक है। 14 का ए ऑप्शन है, टीवी की पावर गामा माइनस 1 उसको। हाँ अब पता नहीं यार, वहाँ पे टीचर बच्चे कम है ना, उसमें जाओगे तो कहाँ हो पाएंगे। अच्छा चलना, अगर मूड हो तो ना हो तो पूरा अब देखिए 15 नंबर, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ ए परफेक्ट गैस, ऑफ ए परफेक्ट गैस, द वैल्यू ऑफ डेल्टा पी अपॉन पी इज इक्वल टू, ये कौन सा एक्सपेंशन है? आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन गैस डिस्टेंस, देखो टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट। टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट। पिस्टन अगर अंदर की ओर आया तो प्रेशर बढ़ जाएगा, P से बढ़कर P प्लस V। वॉल्यूम घट जाएगा, V से घटकर V माइनस V, या पिस्टन बाहर की ओर जाएगा तो प्रेशर घट जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, V से बढ़कर वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आपका प्रेशर का वेरिएशन डेल्टा पी डीपी अपॉन क्या होगा? निगेटिव में वॉल्यूम का एक्सपेंशन डीपी अपॉन, ये एक्सपेंशन निगेटिव में अगर ये लगाए डीपी अपॉन पी क्या होगा? माइनस डीपी अपॉन, ये कौन सा है? आपका बी ऑप्शन। अब आइए रिवर्सल भी बताएंगे। 21 according to first law of thermodynamics,
21 देखिए 21 according to first law of thermodynamics work done by a system is equal to the heat transferred by the system. The total internal energy of a system during the process remains constant. C internal energy enthalpy entropy during the process remains constant. ऐसा कुछ नहीं बताया भाई, आपको फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग बताना है। डी टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम रिमेंस कांस्टेंट। भाई फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स में क्या बताया गया? एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। तो ये आपका डी ऑप्शन है, टोटल एनर्जी रिमेंस कांस्टेंट। ठीक है, फर्स्ट क्लास से है, ये सेकंड सेंटेंस सही है। हाँ फर्स्ट लॉ से है। देखो जरा पहले लेसन की और पूछ लो तो एंट्रोपी से रिलेटेड कार्बन रेडियम थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम मींस, हाँ ये 24 थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? ऊष्मागतिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम। और डी ऑल ऑफ द, जब तीनों बनेंगे तब बनेगा। डी ऑप्शन है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम। अब और देखना बेटा, सब लोग देखो 26 वर्किंग सब्सटेंस, ये भी अभी मतलब बताने चल रहे तब करेंगे। 56 zeroth law of thermodynamics is kinetic energy of molecules of gas is zero. Ideal gas does not contain molecules. C if two systems are separately in thermal equilibrium with third system, then they themselves are in thermal equilibrium with C ऑप्शन है 56 का। ठीक है 53 ए सिस्टम इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम when in it mechanical equilibrium is present, thermal equilibrium is present, chemical equilibrium is present, or D all of three types of equilibrium is present। आए हुए क्वेश्चन है 53 का भी डी, आपका 54 भी है। इन एडियाबेटिक प्रोसेस वर्क डन इज, तो एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन है W बराबर म्यू आर T1 माइनस T अपॉन गामा माइनस, भाई म्यू टाइम्स लेके चले हैं। ठीक है, ऐसे आ जाते हैं क्वेश्चन। हीट और टेम्परेचर, एक 57 नंबर हीट और टेम्परेचर क्या है? हीट और टेम्परेचर टू नेम्स ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी। बी ऑप्शन 57 पढ़िए। बी ऑप्शन हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हाइल टेम्परेचर इज डिग्री ऑफ हॉटनेस, है ना, डिग्री ऑफ हॉटनेस है। फिर सी ऑप्शन टेम्परेचर इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हाइल हीट इज द डिग्री ऑफ, टेम्परेचर उल्टा करेगा, व्हाइल हीट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस। तो ये 57 का बी है, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हाइल टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस। अब 58 नंबर इन ए साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक का मतलब ही यही है कि फिर से वहीं पहुंच जाओ। इन साइक्लिक प्रोसेस चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज जी। भाई जब साइक्लिक प्रोसेस वो है जहां से स्टार्ट किया फिर वहीं पहुंच गए,
तो इंटरनल एनर्जी का चेंज 0 आएगा। 58 का बी पढ़ना जाके सब लोग। हाँ वो भी हॉटनेस या कोल्डनेस, टेम्परेचर मेजर द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी, तो वो डिग्री तो मेजर कर रही है, तो दोनों हो सकते हॉटनेस और कोल्डनेस, अब वहाँ हॉटनेस ही लिख दिया। अब देखिए बच्चों, अब आपका है 59 नंबर, द लॉ ऑफ एक्सपेंशन और कंप्रेशन ऑफ ए गैस इज गिवन बाय PV की पावर n कांस्टेंट n1 है। अगर n1 हो गया भाई, ये इन्होंने लगाया कि कोई एक्सपेंशन है और उसकी इक्वेशन PV की पावर 1 क्या है, n क्या है, कांस्टेंट। अगर n1 हो गया, ये 59 नंबर n1 हो गया तो PV बराबर कांस्टेंट हो गया। तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया, आइसोथर्मल। तो ये आपका आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया, ये आपका आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया ना। PV की पावर n बराबर है कांस्टेंट, ये जनरल है, क्वेश्चन आए हुए हैं ये पूरी सीट में, क्योंकि 2016, 2017, ठीक है, 18, 19 4 साल से ये ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। 20 में पेपर हुआ नहीं और 21 में पेपर हुआ नहीं, अब आपका 22 में हो रहा है, मतलब तो 2 साल तो बीच में पेपर हुए नहीं, तो ये 4 साल के ऑब्जेक्टिव्स इसी टाइप के आए हुए हैं, ठीक है। तो PV की पावर n में अगर n1 ले लिया तो वो कौन सा प्रोसेस हो गया, आइसोथर्मल। 60 नंबर देखिए, 60 नंबर, फॉर एडियाबेटिक एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस द इक्वेशन इज, क्या इक्वेशन है, PV की पावर 1 कांस्टेंट। तो इक्वेशन ये ऑप्शन है आपका ए। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज एन आइसोबैरिक प्रोसेस इज, तो ये देखिए 61 आइसोबैरिक प्रोसेस। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज एन आइसोकोरिक, सॉरी आइसोकोरिक है, आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम का चेंज जीरो, वॉल्यूम का चेंज जीरो, तो वर्क डन dW बराबर PV, ठीक है। अब देखिए dQ बराबर du प्लस dW, तो dQ बराबर dW की वैल्यू, तो जो भी हीट का चेंज है वो इंटरनल एनर्जी चेंज के बराबर है। इन्होंने डेल्टा के फॉर्म में दे दिया, तो ये मत सोचो डेल्टा Q बराबर डेल्टा, चाहे डेल्टा का फॉर्म दे दे चाहे डी का, उसमें मत परेशान होना। तो ये ऑप्शन कौन सा है, बी, 61 का बी। देखो फर्स्ट क्लास से अगर क्वेश्चन आते हैं 100, तो 1, 2, 3, ठीक है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 हमको, और तुम लोग बता दें फिर से, आप लोग अच्छा कर पाओगे क्योंकि आपको चॉइस मिल जाएगी। 100 क्वेश्चन आएंगे जिसमें तो ठीक कर सकते हैं, तो उसमें सही आप कर ले, क्योंकि 1.5 घंटे का फिर पेपर हो गया, क्वेश्चन सॉरी, ठीक है। अभी जैसे इन लोगों का पेपर हो रहा है ना, BSc सेकेंड ईयर वाला, उनका 2 घंटे का पेपर है, 100 आ रहे 100 करने, आपको 25 की चॉइस मिल जाती है, तो जो पता चला टिप कर लूँगा तुमने छोड़। सेकेंड ईयर वालों का जैसे 2 पेपर सब्जेक्टिव है, एक ऑब्जेक्टिव, मतलब सेकेंड पेपर और थर्ड पेपर, नहीं फर्स्ट और थर्ड, फिजिक्स में फर्स्ट और थर्ड सब्जेक्टिव है, सेकेंड ऑब्जेक्टिव, और थर्ड ईयर में भी फर्स्ट और थर्ड सब्जेक्टिव है, सेकेंड ऑब्जेक्टिव, हाँ 3 घंटे, और MSc में पूरा सब्जेक्ट,
हैं? नहीं, 1.5 घंटे टाइम भी तो दे दिया है, 1.5 घंटे का ही टाइम। मैं सुनने पहले था कि 2 घंटे का करेंगे, सब्जेक्टिव हो जाता तो वो आपका टाइम 3 घंटे, पर वो नहीं होता है। 1.5 घंटे में तुम्हें चॉइस मिल जाती ना, तो तुम्हारे पास क्या होता है ना कि जैसे तुमको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तुम तुरंत आगे बढ़ गए, फिर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तुरंत आगे बढ़ गए। अब देखिए, द स्लोप ऑफ आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक कर्व आर रिलेटेड एज आइसोथर्मल कर्व स्लोप एडियाबेटिक कर्व स्लोप के बराबर ऐसा नहीं। आइसोथर्मल कर्व स्लोप गामा टाइम्स ऑफ एडियाबेटिक कर्व, ये भी नहीं। हाँ, एडियाबेटिक कर्व स्लोप गामा टाइम्स ऑफ आइसोथर्मल। लॉग ले लो तो गामा आ गया है, ठीक है। तो ये ऑप्शन है आपका 62 का सी। तो याद रखिएगा, मतलब एडियाबेटिक कर्व स्लोप गामा टाइम्स ऑफ आइसोथर्मल कर्व स्लोप, ठीक है। ये है आपका 62 का सी। एडियाबेटिक कर्व स्लोप ये बता दीजिएगा, एडियाबेटिक कर्व स्लोप गामा टाइम्स ऑफ आइसोथर्मल कर्व स्लोप, आइसोथर्मल कर्व स्लोप। गामा वही सी की आवाज, गामा का मतलब वो नहीं, गामा इक्वल टू CP अपॉन सी। अब देखिए, रिलेशन बिटवीन P एंड T इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में ये क्वेश्चन नंबर है आपका 62। जो बेसिक पेपर बनता है कि कोई टीचर सोचता है कि अगर बच्चा नहीं पढ़ा तो इंटरमीडिएट बेस में भी कुछ क्वेश्चन ले ले, तो इसके काफ़ी क्वेश्चन आए। देखिए, एडियाबेटिक प्रोसेस की क्वेश्चन बताइए। एक है PV की पावर गामा कांस्टेंट, लर्न कर लो, प्रगति बताइए। और एक T की पावर गामा, T की पावर गामा माइनस कांस्टेंट, ये बताइए। एक PV की पावर गामा माइनस 1 कांस्टेंट, ठीक है। तो ये P और V के बीच में ये नहीं कहा, ये T और V के बीच में ये नहीं कहा, ये वाली है T की पावर गामा अपॉन P की पावर गामा माइनस 1, ये है, ठीक है। अब ये इस फॉर्म में दी नहीं गई। एक दिया है T P की पावर गामा कांस्टेंट, गलत है। एक P T की पावर गामा कांस्टेंट, ये भी गलत है। P T और T के ऊपर 1 माइनस गामा, तो ये ऐसे करते हैं हम जरा। इसी वाले को P की पावर गामा, P की पावर ऊपर ले गए 1 माइनस गामा कांस्टेंट, गामा से हम डिवाइड कर दें तो P की पावर 1 माइनस गामा, तो ये बन जाएगी आपकी ए ऑप्शन, ठीक है। तो करके भी देख लीजिए, है ना, ए ऑप्शन आया हुआ है। अभी मैक्सवेल रिलेशन और इसके क्वेश्चन, हाँ देखिए 74 नंबर है क्वेश्चन। Which of the following statement about work for a quasi-static equilibrium process, quasi-static equilibrium या quasi-equilibrium, quasi-equilibrium very small equilibrium, ठीक है, process is incorrect। पहला ऑप्शन कौन सा इनकरेक्ट है? The differential of work is inexact, ठीक है, मतलब वर्क का जो डिफरेंशियल है वो इनएग्जैक्ट है। बात सही है कि वो एनालाइज करना पॉसिबल नहीं है। फिर बी ऑप्शन, वर्क इज द एरिया अबाउट PT डायग्राम,
अगर इंट्रॉपी और टेम्परेचर डायग्राम होता तब तो एक बार कह सकते थे, पीटी डायग्राम होता ही नहीं है, यही सही है। वर्क इज ए पाथ फंक्शन, वर्क तो होता ही पाथ फंक्शन। वर्क इज ऑलवेज जीरो फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, तो ये भी, तो इसके ए सी और डी तीनों सही है, डी ही सही, बी आपका गलत, हमको गलत ही पूछा। हीट एंड वर्क क्या है, ठीक है, हीट पॉइंट फंक्शन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, पाथ फंक्शन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो अभी हम तुम लोगों को भी इस लेसन में पॉइंट लिखवा देंगे, पर अभी बता दें हीट भी पाथ फंक्शन है, वर्क भी पाथ फंक्शन। तो ये आपका 75 नंबर का बी। ए कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस इज वन इन विच नो मैकेनिकल वर्क इज डन बाय द सिस्टम। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ऑब्वियसली वर्क डन क्या हो जाएगा, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज बेस्ड, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज बेस्ड ऑन जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ना तो टेम्परेचर पर बेस्ड फर्स्ट लॉ है, ना तो टेम्परेचर पर बेस्ड सेकेंड लॉ है, ना टेम्परेचर पर बेस्ड थर्ड लॉ। जीरोथ लॉ ही थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए है, तो वो आपका किस पर बेस्ड है, टेम्परेचर, ठीक है। तो मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर पर बेस्ड है आपका जीरो। तो ऐसे घुमा फिरा के जीरोथ लॉ पर, फर्स्ट लॉ पर भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आपका है क्वेश्चन, ये है आपका 77, ठीक है, क्या जीरोथ लॉ टेम्परेचर में, बोलो बोलो भाई, जीरोथ लॉ में टेम्परेचर से रिलेटेड चीज़ें तो ही नहीं है कि दो सिस्टम है एक दूसरे के आपस में टच कराया गया, हीट का एक्सचेंज जीरो रहा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहा। तो टेम्परेचर जब तुमने मीजर नहीं किया तो कैसे कांस्टेंट बताया? हम कहें तुम्हारा तुमको बुखार नहीं है, ठीक है, तो हम तो तुम्हारी नस चेक करेंगे तभी बता देंगे, ऐसे ही बता देंगे। अरे वो पर ऐसे नहीं, आपके टच में आए, एक्सचेंज हुआ, टेम्परेचर तो मीजर किया ही गया कि दोनों बॉडीज के टेम्परेचर सेम थे, उसके अलावा किसी में किया ही नहीं गया। टेम्परेचर से भाई थर्मल इक्विलिब्रियम तो तभी बता सकते हो जब टेम्परेचर की बात करो, तो टेम्परेचर की बात तो हुई है, इसलिए इस तरह से। अब ये पाथ फंक्शन के अभी इसकी, हाँ ये वाला एक बार देख सकते हो, 91 क्या है, वांडर वाल इक्वेशन फॉर 1 ग्राम मोल ऑफ रियल गैस। तो वांडर वाल गैस इक्वेशन फॉर 1 ग्राम मोल ऑफ रियल गैस, P प्लस A अपॉन B बराबर, ये ऑप्शन बी। देखिए मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस, जरा देखिए आप क्योंकि पढ़ते रहे थर्मोडायनेमिकल सिस्टम में कि इंटरनल काइनेटिक एनर्जी भी है और इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी, पर जैसे आपकी आ जाए आइडियल गैस की बात, थर्मोडायनेमिकल सिस्टम की बात न की जाए तो आप कहेंगे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। तो ये देखिए इस टाइप का क्वेश्चन, द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस हैव काइनेटिक एनर्जी ऑन, तो आपका ए है 92 ए, काइनेटिक एनर्जी, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब देखिए कार्नोट इंजन का वर्क डन है और ये ठीक है, फर्स्ट लॉ पर एक और मिल गया है 98 वाला और क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
सेकेंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स अभी आपने नहीं पढ़ा, थर्ड लॉ आपने नहीं पढ़ा है तो भी 95 थर्मोडायनेमिकल स्केल डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर ऑफ वर्किंग सरफेस। थर्मोडायनेमिकल स्केल जो है अभी 95 वैसे नहीं है, थर्मोडायनेमिकल स्केल अभी बताना है। 79 है। चलो बस आइए देखिए, सीट दे दी ना तुमको। देखिए सेकंड लेसन का रिवीजन करा रहे हैं ऑब्जेक्टिव पर, क्योंकि बहुत सारे उसमें सब्जेक्टिव पर ही बताया था, प्रूफ बताया, ये सब बताया है तो आपका ठीक है। अभी ये सीट हम 2-3 देंगे इसमें, ठीक है फिर, पर ये सब आएंगी है ना, क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स है। जैसे कुछ क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स है, जैसे रियल गैस इक्वेशन ये वाली P+A/V²V-B = बिल्कुल आना, बिल्कुल तय है। एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, सेकेंड लॉ पर, थर्ड लॉ पर कुछ नहीं करेगा, 1-2 क्वेश्चन दे गई। एडियाबेटिक प्रोसेस पर इक्वेशन पूछ ही लेता, वो कोई रोक ही नहीं सकता, चाहे पेपर टफ बने चाहे इजी बने, इतने क्वेश्चन तो आने। देखिए बच्चों, लेसन सेकेंड है हीट इंजन एंड कार्नोट। कितना दिया है? 9.4 हैं? 9.4 वो तो मेरे यहाँ सारे हमारे कॉलेज में दिया तो सार का है? हाँ वही है, वो तो पीपीएम का है, नहीं वो हरसाए का है। हरसाए में भी है 9.44 है उसका। इस पेमेंट पर हरसाए का हमारे यहाँ से 9.44 तो साल का ठीक है। देखिए बच्चों, देखिए शुरुआत हम कर रहे हैं हीट इंजन से। एक आधा क्वेश्चन हीट इंजन में भी करेंगे। हीट इंजन क्या है, ऊष्मी इंजन क्या है? तो हीट इंजन वो डिवाइस है, वो साइक्लिक डिवाइस है। पहली बात तो हीट इंजन क्या है? साइक्लिक डिवाइस। हीट इंजन is a cyclic device. Is a cyclic device. Heat engine is a cyclic device. Heat engine जो है cyclic device. Heat engine is a cyclic device. कैसी डिवाइस है? साइक्लिक। तो ऑब्जेक्टिव में कभी नहीं आया कि इंजन क्या है, चाहे हीट इंजन हो चाहे कार्नोट इंजन हो, वो क्या है? साइक्लिक डिवाइस। दूसरा देखिए, हीट इंजन से, इधर देखो बेटा, हीट इंजन से हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? मैकेनिकल वर्क, ठीक है, बाई द हीट इंजन। हीट इंजन के द्वारा, बाई द हीट इंजन, हीट एनर्जी is converted into mechanical work। हीट एनर्जी का कन्वर्जन किसमें हो रहा है? मैकेनिकल वर्क। बाय द हीट इंजन, हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल वर्क। हीट एनर्जी का कन्वर्जन मैकेनिकल वर्क डन में होना है। ऊष्मी इंजन के द्वारा हीट एनर्जी कन्वर्ट हो रही है मैकेनिकल वर्क डन। मैकेनिकल वर्क डन यांत्रिक कार्य,
हीट एनर्जी जो हिंदी मीडियम वाले ऊष्मी ऊर्जा परिवर्तित हो रही है यांत्रिक कार्य में। हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। अब जब कन्वर्ट हो रही है तो इफिशियंसी निकालिए। तो इफिशियंसी ऊर्जा बराबर इफिशियंसी ऊर्जा बराबर वर्क डन अपॉन गिवन पार्ट ए का। अभी पार्ट बी का ध्यान रखिएगा। पार्ट बी जो चलेगा है ना, उसमें हमने पार्ट ए का पहला लेसन रिवाइज कराया। पार्ट ए का इंजन, थर्मोडायनेमिक्स, रेडिएशन, ये पार्ट ए का है। पार्ट बी में सर्किट फंडामेंटल और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। सर ये सेकंड और थर्ड और थर्मोडायनेमिक्स। हाँ उसमें ये जो आप हाँ अब शॉर्टकट बता भाई, ऑब्जेक्टिव है तो शॉर्टकट। इफिशियंसी ऊर्जा बराबर वर्क डन अपॉन गिवन हीट। तो हीट इंजन का फिगर बना। देखिए हॉट बॉडी है, टेम्परेचर T1, इसे हम सोर्स भी कहते हैं। हॉट बॉडी है, टेम्परेचर T1, इसे हम सोर्स भी कहते हैं। पहले खूब थ्योरी लिखाई थी। क्यों लिखाई थी? क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन आना है तो आपको वैसा करना है, लॉन्ग का क्वेश्चन आना है वैसा करना है। अब तो आपको क्वेश्चन नहीं, आपको पॉइंट याद करना है, इसलिए शॉर्ट में लिखा दिया। हॉट बॉडी टेम्परेचर T1, कोल्ड बॉडी टेम्परेचर, बीच में है ये गैस सिलेंडर, इसने Q1 हीट ली, वर्क किया, Q2 हीट रिजल्ट। Q1 हीट ली, वर्क किया, Q2 हीट रिजल्ट किया। तो W बराबर Q1 माइनस W बराबर Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस Q2 अपॉन 1 माइनस Q2 अपॉन 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। ये इफिशियंसी होगी। Q1 हीट लिया, वर्क किया, Q2 हीट रिजल्ट किया। तो वर्क डन क्या हुआ? Q1 माइनस Q2। वर्क डन Q1 माइनस Q2। इफिशियंसी लेनी है, डिवाइड कर दिया Q1 से, तो 1 माइनस Q2 अपॉन। अब देखिए बच्चों, ये इफिशियंसी हो गई ईटा बराबर 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। अब देखिए इसमें हॉट बॉडी है जो हायर टेम्परेचर मेंटेन कर रही है, कोल्ड बॉडी है जो लोअर टेम्परेचर मेंटेन कर रही है। वर्किंग सब्सटेंस आइडियल गैस है या परफेक्ट गैस है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हॉट बॉडी मेंटेन ए हायर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर हायर टेम्परेचर मेंटेन ए हाई टेम्परेचर T1। हॉट बॉडी है जो मेंटेन कर रही है हाई टेम्परेचर T1 को। हॉट बॉडी मेंटेन ए हाई टेम्परेचर T1, ठीक है। एक्टिंग एज ए सोर्स, किसकी तरह कार्य कर रही है? सोर्स की तरह। कोल्ड बॉडी मेंटेन ए लोअर टेम्परेचर T2, कोल्ड बॉडी मेंटेन
a lower temperature T2, maintain a lower temperature T2, cold body maintain a lower temperature T2, cold body है इसने मेंटेन किया है लोअर टेम्परेचर T2, एक्टिंग एज ए सिंक, वो सिंक की तरह कार्य कर रही है। कोल्ड बॉडी मेंटेन ए लोअर टेम्परेचर एंड एक्टिंग एज ए सिंक, कोल्ड बॉडी मेंटेन कर रही है लोअर टेम्परेचर और इंजन के लिए सिंक की तरह कार्य कर रही है। ठीक है, आपका वर्किंग सब्सटेंस आइडियल गैस, आइडियल गैस, परफेक्ट गैस, वर्किंग सब्सटेंस, कार्य करने वाला पदार्थ गैस है। ये जो गैस है वही है, तो चाहे आइडियल इंजन लो मतलब कार्नोट इंजन लो और चाहे कोई भी इंजन लो, गैस ही मेन है और वो भी थ्योरिकल बेस पर हम आइडियल गैस मानते हैं। तो वर्किंग सब्सटेंस आपकी आइडियल गैस और परफेक्ट गैस, आइडियल गैस और परफेक्ट गैस, वर्किंग सब्सटेंस आइडियल गैस और परफेक्ट गैस, वर्किंग सब्सटेंस आइडियल गैस और परफेक्ट गैस। ठीक है, तो हीट इंजन इज ए साइक्लिक डिवाइस, हीट इंजन वो साइक्लिक डिवाइस, हीट इंजन इज ए साइक्लिक डिवाइस। दूसरा पॉइंट, बाय द हीट इंजन हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल वर्क, बाय द हीट इंजन हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल वर्क, हीट इंजन के द्वारा हीट एनर्जी कन्वर्ट होती मैकेनिकल वर्क। एफिशिएंसी ईटा बराबर वर्क डन अपॉन गिवन, इफिशिएंसी ईटा बराबर वर्क डन अपॉन गिवन, वर्क डन Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, 1 माइनस Q2 अपॉन Q2। ठीक है, हॉट बॉडी मेंटेन ए हाई टेम्परेचर T1, हॉट बॉडी क्या मेंटेन कर रही है? हाई टेम्परेचर T1, एक्टिंग एज ए सोर्स, हॉट बॉडी मेंटेन ए हाई टेम्परेचर T1 एक्टिंग एज ए सोर्स, हॉट बॉडी मेंटेन कर रही है हाई टेम्परेचर T1 एक्टिंग एज ए सोर्स, हॉट बॉडी है, टेम्परेचर T1 है, सोर्स की तरह वर्क कर रही है। कोल्ड बॉडी है, टेम्परेचर T2 है, सिंक की तरह कार्य कर रही है। ठीक है, लोअर टेम्परेचर है, सिंक की तरह कार्य कर रही है। हॉट बॉडी सोर्स की तरह, कोल्ड बॉडी सिंक की तरह, बीच में है गैस सिलेंडर और गैस सिलेंडर में क्या है? गैस, ऊपर है पिस्टन। ठीक है, अब आपका कोल्ड बॉडी मेंटेन है लोअर टेम्परेचर एक्टिंग एज ए सिंक, वर्किंग सब्सटेंस आइडियल गैस और परफेक्ट गैस, वर्किंग सब्सटेंस आइडियल गैस और परफेक्ट गैस। अब देखिए बच्चों, आपका इसके बाद आया दो प्रोसेस मान लिए गए, एक था रिवर्सिबल प्रोसेस, एक था इरिवर्सिबल प्रोसेस। एक माना गया रिवर्सिबल प्रोसेस एंड सेकेंड वन इज इरिवर्सिबल। तो आप देखिए रिवर्सिबल प्रोसेस और रिवर्सिबल प्रोसेस माना गया, इरिवर्सिबल प्रोसेस माना गया। रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्किंग सब्सटेंस एग्जैक्टली इनिशियल पोजीशन गेन कर देती है। रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्किंग सब्सटेंस exactly repeated the initial condition, exactly repeated the initial condition after the expansion. Working substance exactly repeated the initial condition after the expansion. Working substance exactly repeated the initial condition after expansion.
इसमें रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्किंग सब्सटेंस एग्जैक्टली रिपीट कर रहा है इनिशियल कंडीशन आफ्टर एक्सपेंशन। एक्सपेंशन के बाद वो एग्जैक्टली इनिशियल कंडीशन रिपीट कर रहा है। ठीक है, फिर से उसी प्रारंभिक स्थिति में आ जाएगा। ऐसा किसी प्रोसेस में हो नहीं पाता प्रैक्टिकली। भाई जैसे गैस है, इंजन को मिलेगी, पिस्टन बार बार इनिशियल पोजीशन पे तो आएगा, पर एग्जैक्टली वही सेम सिचुएशन गेन करेंगे नहीं, उसका टेम्परेचर और भी वेरिएशंस हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा, देयर इज नो लॉस ऑफ इन कंडक्शन। हीट का कोई लॉस नहीं है कंडक्शन में, कन्वेक्शन में, रेडिएशन में, रेडिएशन, फ्रिक्शनल फोर्सेस में, एंड एक्सचेंज। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, फ्रिक्शनल फोर्सेस एंड एक्सचेंज, इनमें कोई भी लॉस नहीं होता। हीट का कोई भी लॉस कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, फ्रिक्शनल फोर्सेस एंड एक्सचेंज में कोई लॉस नहीं होता। चालन, संवहन, विकिरण, ठीक है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, फ्रिक्शनल फोर्सेस एंड एक्सचेंज, इनमें कोई भी लॉस नहीं। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, हीट का कोई भी लॉस कंडक्शन में नहीं हो रहा है, रेडिएशन में नहीं हो रहा है, कन्वेक्शन में नहीं हो रहा है, फ्रिक्शनल फोर्सेस में नहीं हो रहा है और एक्सचेंज में नहीं। देखिए, जैसे हॉट बॉडी मेंटेन होगी तो कंडक्शन में थोड़ा बहुत लॉस होगा। कार्नोट ने कहा था हमारे इंडियन में नहीं। ठीक है, ये कोल्ड बॉडी है, उसको हीट मिलेगी, वहाँ भी कंडक्शन होगा। ये जो गैस है, गैस गर्म होती है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कन्वेक्शन। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले संवहन। कंडक्शन मतलब चालन, कन्वेक्शन मतलब संवहन, रेडिएशन विकिरण और फ्रिक्शनल फोर्सेस घर्षण बलों और एक्सचेंज। तो यहाँ पर कोई भी लॉस नहीं हो रहा है कंडक्शन में, कन्वेक्शन में, रेडिएशन में, फ्रिक्शनल फोर्सेस में एंड एक्सचेंज। ठीक है, इसमें कोई भी लॉस नहीं, कंडक्शन में, कन्वेक्शन में, रेडिएशन में, फ्रिक्शनल फोर्सेस में एंड एक्सचेंज, कोई भी लॉस नहीं। चालन, संवहन, विकिरण और आदान प्रदान में। ठीक है, सिर्फ कार्नोट का इंजन, कार्नोट का रेफ्रिजरेटर इसका एग्जाम्पल है, जो बने ही नहीं, सिर्फ लिखे थे। तो ओनली कार्नोट इंजन, कार्नोट इंजन एंड कार्नोट रेफ्रिजरेटर, कार्नोट रेफ्रिजरेटर only Carnot engine and Carnot refrigerator are the example of reversible process। उसका एग्जाम्पल सिर्फ कार्नोट का इंजन और कार्नोट रेफ्रिजरेटर। तो आपसे पूछ सकता है रिवर्सिबल प्रोसेस के कौन एग्जाम्पल है? कार्नोट इंजन और कार्नोट रेफ्रिजरेटर। जो फॉर्म नहीं हुए सब आइडियल चीजें ली गई, कहीं पर कोई लॉस नहीं हुआ। अब रिवर्सिबल बना तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस भी बना, रिवर्सिबल बना तो दूसरा इरिवर्सिबल प्रोसेस भी बना। इरिवर्सिबल प्रोसेस, यहाँ पर जो ये वर्किंग सब्सटेंस है, ये जो गैस है, एग्जैक्टली इनिशियल पोजीशन रिपीट नहीं करेगी। ठीक है, वर्किंग सब्सटेंस
does not repeated, does not repeated, the does not repeated, the exactly initial condition, exactly initial condition, exactly initial condition को रिपीट नहीं करेंगी. वर्किंग सब्सटेंस डज नॉट रिपीटेड द एग्जैक्टली इनिशियल, वर्किंग सब्सटेंस डज नॉट रिपीटेड द एग्जैक्टली इनिशियल कंडीशन, एग्जैक्टली इनिशियल कंडीशन को रिपीट नहीं करेंगे. डज नॉट रिपीटेड द एग्जैक्टली इनिशियल कंडीशन, वर्किंग सब्सटेंस डज नॉट रिपीटेड द एग्जैक्टली इनिशियल कंडीशन, एग्जैक्टली इनिशियल कंडीशन को रिपीट नहीं करें. कुछ न कुछ चेंज जरूर होगा. यहां पर लॉस होगा. देयर इज ए लॉस ऑफ इन कंडक्शन, convection, radiation, frictional forces, and exchange. इसमें लॉस कंडक्शन में भी है, कन्वेक्शन में भी है, रेडिएशन में भी है और फ्रिक्शनल फोर्सेस, सब जगह लॉस. कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन और फ्रिक्शनल फोर्स. जितने भी प्रैक्टिकल प्रोसेस, जितने भी प्रैक्टिकल इंजन है, जितने भी प्रैक्टिकल रेफ्रिजरेटर है, वो सब जो तुमको मालूम है. जैसे पूछ ले जूल फ्री एक्सपेंशन नहीं पढ़ा है, पर कौन सा है जूल फ्री एक्सपेंशन? आपका इर्रिवर्सिबल. जूल थॉम्सन एक्सपेंशन इर्रिवर्सिबल. जो तुमसे पूछ ले वो सब इर्रिवर्सिबल. तो यहाँ पर सभी इसके एग्जाम्पल, ठीक है. ऑल एग्जाम्पल कौन है? ऑल प्रैक्टिकल इंजीनियर्स, ऑल प्रैक्टिकल इंजीनियर्स, ऑल प्रैक्टिकल रेफ्रिजरेटर्स, प्रैक्टिकल रेफ्रिजरेटर्स, ऑल प्रैक्टिकल रेफ्रिजरेटर्स, ऑल प्रैक्टिकल इंजन्स, ऑल प्रैक्टिकल रेफ्रिजरेटर्स, ठीक है. और ऑल प्रैक्टिकल प्रोसेस, ऑल प्रैक्टिकल प्रोसेस, ये ऑल प्रैक्टिकल इंजन्स, ऑल प्रैक्टिकल रेफ्रिजरेटर्स, ऑल प्रैक्टिकल प्रोसेस आर द एग्जाम्पल ऑफ. अब देखिए बच्चों, अब देखिए ये हो गए. अब आइए इर्रिवर्सिबल प्रोसेस का एग्जांपल कौन था? कार्नोट इंजन. कार्नोट इंजन, कार्नोट इंजन, कार्नोट इंजन. कार्नोट इंजन क्या है? आइडियलाइज्ड हीट इंजन. क्या है? आइडियलाइज्ड हीट, आइडियलाइज्ड आइडियलाइज्ड एक आइडियल हीट, आइडियलाइज्ड हीट, एक आदर्श ऊष्मीय ईंधन, एक आइडियलाइज्ड हीट इंजन, ठीक है. इसके द्वारा ऑल हीट is converted into mechanical work.
जिसमें ऑल हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल, पूरी हीट एनर्जी का कन्वर्जन मैकेनिकल, पूरी ऊष्मी ऊर्जा का कन्वर्जन मैकेनिकल, ऑल हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल, पूरी हीट एनर्जी का कन्वर्जन मैकेनिकल। इफिशियंसी, इसकी जो दक्षता है, इफिशियंसी 100%, इफिशियंसी ऊंचा बराबर वर्क डन अपॉन गिवन वैल्यू 1% में 100% में, ठीक है। इसमें हीट का कोई भी लॉस, देयर इज नो लॉस ऑफ हीट इन कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, फ्रिक्शनल फोर्सेस एंड एक्सचेंज, कहीं पर भी कोई लॉस नहीं, ठीक है। कंडक्शन में, कन्वेक्शन में, रेडिएशन में, फ्रिक्शनल फोर्सेस में, एक्सचेंज। इसमें जो हॉट बॉडी है परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग, परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग। कोल्ड बॉडी भी परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग, पर एक साइड दोनों की कंडक्टिंग है। आपका वर्किंग सब्सटेंस आइडियल गैस है, वो परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर में, जिसका पिस्टन और बॉटम, जिसका पिस्टन और बॉटम कंडक्टिंग, ठीक है। इसमें हॉट बॉडी सोर्स की तरह वर्क कर रही है, परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग है, और इसकी एक साइड कंडक्टिंग, ठीक है। हॉट बॉडी एक्टिंग एज ए सोर्स, हॉट बॉडी एक्टिंग एज ए सोर्स, जो हॉट बॉडी है सोर्स की तरह कार्य कर रही है, ठीक है। एंड ऑल साइड्स विल बी नॉन कंडक्टिंग, सभी साइड्स नॉन कंडक्टिंग, बट वन साइड इज कंडक्टिंग, बट one side is conducting, एक साइड का उल्टा। यही कोल्ड बॉडी के लिए है, किसकी तरह कार्य करेगा, सिंक की तरह। कोल्ड बॉडी आपकी सिंक, सभी साइड्स परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग है, बट वन साइड इज कंडक्टिंग। गैस सिलेंडर में जो गैस है वो है वर्किंग सब्सटेंस, ठीक है। वर्किंग सब्सटेंस आइडियल गैस, सब्सटेंस आपकी आइडियल गैस, वर्किंग सब्सटेंस आपकी आइडियल गैस, आइडियल गैस आपकी वर्किंग सब्सटेंस। इस गैस सिलेंडर, जो गैस सिलेंडर है परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग होता है, एक बार देख लीजिए।
गैस सिलेंडर परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग होता है, पर उसका पिस्टन और बॉटम क्या होगा? कंडक्टिंग। गैस सिलेंडर परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग, बट पिस्टन और बॉटम विल बी कंडक्टिंग। गैस सिलेंडर क्या होगा? परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग, परफेक्टली नॉन। गैस सिलेंडर परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग, इसका पिस्टन और बॉटम और बूथ क्या होंगे? कंडक्टिंग। प्लेटफॉर्म और स्टैंड समझी रहे, प्लेटफॉर्म और स्टैंड परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग। एक तरीके से इंजन की बॉडी है, एक तरीके से इंजन। हेलो, पेपर 12 बजे से है, तो वही आ जाओ, 11:30 बजे आ जाओ, तभी जाओ, 11 बजे पहुँचो। हाँ, 12 बजे का है, पर 11 बजे कॉलेज पहुँच गए, 11 से। ठीक है। अब देखिए, गैस सिलेंडर परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग, इसका पिस्टन और बॉटम क्या होगा? कंडक्टिंग है, दोनों कंडक्टिंग। ठीक है। अब आइए देखिए, इसमें वर्किंग को हम एक्सप्लेन करते हैं कार्नोट साइकिल। वर्किंग को हम कार्नोट साइकिल, वो साइकिल जिसके पास 2 आइसोथर्मल प्रोसेस हो, 2 एडियाबेटिक प्रोसेस हो, उसे कहेंगे कार्नोट साइकिल। इस साइकिल कॉन्सिस्ट ऑफ 2 isothermal process and 2 adiabatic process is known as Carnot cycle। ये देखिए, सोर्स का टेम्परेचर सिंक का टेम्परेचर, बीच देखिए, गैस का प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1, Q1 हीट का एक्सचेंज, Q1 हीट का एक्सचेंज, एक्स एक्सिस पर वॉल्यूम, वाई एक्सिस पर प्रेशर P1 वॉल्यूम, Q1 हीट का एक्सचेंज, प्रेशर P1 से घटकर P2, वॉल्यूम V1 से बढ़कर, दैट इज आइसो। कि आपका प्रेशर P1 से घटकर P2, वॉल्यूम V1 से बढ़कर V2, ये क्या हुआ? आइसो। दाब घट गया, वॉल्यूम बढ़ गया, टेम्परेचर वही रहा, दैट इज आइसो। टेम्परेचर T1 रहा, दैट इज आइसो। फिर एकदम अचानक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर सब चेंज हो जाते हैं। प्रेशर P2, वॉल्यूम V3, टेम्परेचर, ये हो गया
तो ये देखिए प्रेशर P2, ये हो गया एडियाबेटिक। ठीक है, आइसोथर्मल फिर एडियाबेटिक। अब गैस सिलेंडर ने हीट एब्जॉर्ब करी थी, Q1 हीट एब्जॉर्ब करी, पहला आइसोथर्मल। एडियाबेटिक में कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं हुआ, फिर एकदम अचानक उसने एडियाबेटिक प्रोसेस हो गया। फिर गैस सिलेंडर इनिशियल पोजीशन पे आएगा, Q2 हीट रिजल्ट है, Q2 हीट उसने रिजल्ट, प्रेशर P4, वायु P4, टेम्परेचर P4, ये हो गया आइसो। फिर अगेन गैस सिलेंडर अपनी इनिशियल पोजीशन में करेगा, प्रेशर P4, वायु P4, टेम्परेचर T2 रहता है। फिर अगेन वो इनिशियल पोजीशन गेन करता है। ये तो दो आइसोथर्मल प्रोसेस और दो एडियाबेटिक प्रोसेस, उसे हम क्या कहेंगे, कार्नोट साइकिल। A cycle consists of two isothermal processes and two adiabatic processes, is known as Carnot cycle। एक साइकिल है जिसमें दो आइसोथर्मल प्रोसेस है और दो एडियाबेटिक प्रोसेस, उसे हम क्या कहेंगे, कार्नोट साइकिल। देखिए जरा, A cycle consists of two isothermal process and two adiabatic process. This cycle consists of two isothermal process and two adiabatic process. Two isothermal process and two adiabatic process is known as Carnot cycle। एक साइकिल है जिस पर दो आइसोथर्मल प्रोसेस और दो एडियाबेटिक प्रोसेस, उसे हम क्या कहते हैं, A cycle consists of two isothermal process and two adiabatic process is known as Carnot cycle। कार्नोट साइकिल में अलग अलग वर्क डन निकाल लीजिए, कभी पूछा भी जा सकता है। तो देखिए वर्क डन, आइडियाबेटिक में हीट का एक्सचेंज नहीं होता। हाँ एडियाबेटिक का मतलब ही है ऊष्मा का आदान प्रदान हुआ, तो एडियाबेटिक कहाँ रह गया, पढ़े क्या, एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट का एक्सचेंज जीरो, तो हीट का एक्सचेंज ही जीरो। अगर हीट का एक्सचेंज हो गया तो फिर एडियाबेटिक का मेन उसने ही वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस ए बी, आइसोथर्मल प्रोसेस ए बी में वर्क, एक एक शब्द में बता दे रहे हैं, चारों में वर्क, एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आइसोथर्मल प्रोसेस ए बी में वर्क, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, W बराबर R log BC V2 अपॉन V। ये फॉर्मूला आपको हमने पढ़ा था, ठीक है। यहाँ पर कांस्टेंट टेम्परेचर क्या है, T की जगह आप T1 लेंगे,
टी की जगह T1 लीजिए, फाइनल वॉल्यूम V2 लेंगे, फाइनल वॉल्यूम है आपका V2, इनिशियल वॉल्यूम आपका V2, तो W बराबर W1 बराबर RT1 log VC, ये वर्क डन हो गया, जो किसके बराबर है Q1, जो Q1 के बराबर है, दिस वैल्यू इज इक्वल टू Q। तो कार्नोट साइकिल में पहले आइसोथर्मल प्रोसेस पे वर्क डन W1 बराबर RT1 log VC V2 अपॉन V1, फाइनल वॉल्यूम V2, इनिशियल वॉल्यूम कांस्टेंट टेंपरेचर। अब आइए एडियाबेटिक प्रोसेस BC में बढ़ते हैं। एडियाबेटिक प्रोसेस BC में वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस BC, वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस BC, एडियाबेटिक प्रोसेस BC में वर्क, B से C के है तो फार्मूला है W बराबर RT1 माइनस T2, ये जनरल फार्मूला है 1 ग्राम मोल के लिए, ये जनरल फार्मूला है। तो यहां पर भी इनिशियल टेम्परेचर T1 है, इनिशियल टेम्परेचर आपका T2, फाइनल टेम्परेचर आपका T2, तो W2 बराबर R T1 माइनस T1 माइनस R T1 माइनस T2। अब आइए CD, CD में वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस तो यहां पर टेम्परेचर क्या है, फाइनल वॉल्यूम V4, इनिशियल वॉल्यूम V2, तो W बराबर W3 बराबर W1 W2 ये W2 RT2 log VC V4 अपॉन ये किसके बराबर माइनस, फिर आइए DA में वर्क, वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस वर्क डन एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस डी
इनिशियल टेम्परेचर आपका T2, इनिशियल टेम्परेचर आपका, फाइनल टेम्परेचर T1। तो अब आपका W4 बराबर RT2 माइनस T1 अपॉन W माइनस T2। ठीक है, W4 बराबर RT2 तो W4 बराबर ये हो गया, W4 बराबर ये हो गया। टोटल वर्क डन प्रूव करने में टाइम लगेगा, आ चुका है ऑब्जेक्टिव टोटल वर्क डन इन कार्नोट साइकिल, हमें याद भी है, इंपॉर्टेंट है इसलिए याद। तो टोटल वर्क डन इन कार्नोट साइकिल, टोटल वर्क डन इन कार्नोट साइकिल, W बराबर W1, W2, W3, W4, इनको सॉल्व करके निकलता है। ठीक है, कर भी दे रहे हैं, जरा सा है। ठीक है, W1 की वैल्यू है, W1 की वैल्यू है RT1 लॉग बेस की V2 अपॉन W2 की वैल्यू है RT1 माइनस T2, W3 की वैल्यू है RT2 लॉग बेस की V4 अपॉन W4 की वैल्यू है RT2 माइनस T1 अपॉन। इनको बदल लोगे तो सेम हो जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक है, सेम हो जाएगा, कट जाएगा। T1 माइनस T2 तो W बराबर RT1 लॉग V2 अपॉन RT1 माइनस T2। ठीक है, RT2 V4 अपॉन R ठीक है, और आपको याद रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है, V4 अपॉन V3 का रिलेशन इसके बराबर है V1 अपॉन V3। एडियाबेटिक प्रोसेस से by the adiabatic process V4 अपॉन V3 किसके बराबर है V1 अपॉन V4 अपॉन V3 किसके बराबर है V1 अपॉन V4 अपॉन V3 आपका बराबर है V1 अपॉन V2। V4 अपॉन V3 किसके बराबर है V1 अपॉन V3। लगा लीजिए तो ये एक रिलेशन आ जाता है टोटल वर्क डन का, V4 अपॉन V3 की जगह V1 अपॉन V2, तो W बराबर R लॉग बेस V2 अपॉन R
log base V4 upon V1 upon V2, पलट दिया V2 upon V1, तो W बराबर R log base V2 upon RP log base V2 upon V1 RP1 log base V2 minus RP log base, कॉमन ले लीजिए, टोटल वर्क डन आ जाएगा, नोट कर लो जल्दी से। फाइनल रिजल्ट भी बता सकते थे पर हमने कहा थोड़ा और बता दें। टोटल वर्क डन आया है इसमें, देखो यहाँ वर्क डन हुआ W1, प्रगति इधर देखो, तो यहाँ वर्क डन हुआ W1, यहाँ W2, यहाँ W2, यहाँ W2, ठीक है, W1, W2, W3, W4, W1 की वैल्यू RT1 log BC, W2 की वैल्यू RT1 माइनस T2 अपॉन इसमें RT2 log BC V4 अपॉन T2, इसमें RT2 माइनस T2 से T1 जा रहा है, T2 माइनस T1, अब W बराबर RT1 log BC V2 अपॉन RT1 माइनस T2 गाँव RT2 log BC V4 अपॉन RT1 माइनस T2, ठीक है। V4 अपॉन V3 का रिलेशन प्रूव किया गया, V1 अपॉन V2 प्रूफ है बहुत बड़ा सा, वो आपने यहाँ रख दिया, पलट दिया, ये आ गया, कॉमन ले लीजिए, तो ये टोटल वर्क डन का फॉर्मूला आ चुका है 2017 में। कार्नोट इंजन में टोटल वर्क डन कितना है, W बराबर RT1 माइनस T2 log BC V2 अपॉन, ये वर्क डन है कार्नोट या कार्नोट साइकिल, ये टोटल वर्क डन है, ठीक है। और गिवन हीट Q1 की वैल्यू मालूम है, तो इफिशियंसी कार्नोट साइकिल की उनका बराबर इफिशियंसी उनका बराबर W अपॉन W की वैल्यू है RT1 माइनस T2 log BC V2 अपॉन, इसकी वैल्यू है RT1 log BC V2 अपॉन, इससे log कट गया, R से R कट गया, तो इनका बराबर T1 माइनस अपॉन, डिवाइड किया, इफिशियंसी इनका बराबर माइनस T2, ये इफिशियंसी है कार्नोट इंजन, इनका बराबर 1 माइनस T2 अपॉन 1 माइनस T2 अपॉन, ठीक है। यहाँ तक बड़ा टॉपिक था, 3 टॉपिक आपको रिवाइज करेंगे। कल हम आपको रेडिएशन पूरा कराएं।